गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं उमेश सोनी एक बार फिर से आपके साथ अपनी हिस्ट्री की सेकंड क्लास लेके आया हूँ। तो बच्चों, कल हमने बात की थी इतिहास की और आज हम बात करने वाले हैं आद्य ऐतिहासिक काल की। आद्य ऐतिहासिक आद्य ऐतिहासिक काल। बच्चों, मैंने कल आपको बताया था कि आद्य ऐतिहासिक काल में क्या हुआ था कि इसके जो है वो लिखित साक्ष्य तो क्या थे, मौजूद थे। इस काल के लिखित साक्ष्य मौजूद थे, लेकिन इन्हें पढ़ा नहीं जा सका। कल दोस्तों हमने आद्य ऐतिहासिक काल की ये बात की थी और मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया था एक सिंधु सभ्यता और एक वैदिक सभ्यता। ठीक है फ्रेंड्स, अब आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों सिंधु सभ्यता की। आज हमारा टॉपिक होगा सिंधु सभ्यता। मैं आपको एक साथ सिंधु सभ्यता का टॉपिक नहीं करवाऊंगा फ्रेंड्स, काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक है और आपको इस तरीके से याद करवा दिया जाएगा कि आपको कभी भी है दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से आपकी सभ्यता के सभी स्थल जो हैं और यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं ये आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या है याद करवा दिया जाएगा। तो सिंधु सभ्यता की बात करें बच्चों, तो सबसे पहले मैं सिंधु सभ्यता के बारे में आपको लिपि बताना चाहूँगा बच्चों कि सिंधु सभ्यता में जो है वो लिपि किस प्रकार थी। तो यहाँ की जो लिपि के बारे में बात करें वो थी भावचित्रात्मक, यानी कि चित्र के रूप में क्या है यहाँ की लिपि को क्या है दर्शाया गया था। और जो लिपि कैसी थी, सर्पिलाकार लिखी जाती थी। सर्पिलाकार का मतलब आप समझते हैं बच्चे, जैसे सांप गति करता है। देखिए मैं आपको अभी दर्शाता हूँ, जैसे मान लीजिए जैसे सांप ऐसे गति कर रहा है, यहाँ से ये यहाँ से जा रहा है। सर्पिलाकार हो गई गौमूत्री। आप कभी चलती हुई गाय को मूत्र करते समय देखिएगा, जिस प्रकार वो लहर बनती है ना, उसी प्रकार ये क्या हो जाती है, लिपि वहाँ की थी। और इसी सर्पिलाकार लिपि को क्या कह देते हैं, ब्रुष्टोफेदन लिपि। देखिए बच्चों, ये जो सर्पिलाकार लिपि है ना, इसी को सिंधु सभ्यता में क्या कहा जाता है, ब्रुष्टोफेदन लिपि। अब ये जो ब्रुष्टोफेदन लिपि है ना, ये दो लिपियों का मिश्रण है बच्चों। ब्रुष्टोफेदन लिपि जो है ये दो लिपियों का क्या है बच्चों, मिश्रण है। फर्स्ट की हम बात करें तो जिसको हम बोलते हैं खरोष्टी लिपि, और दूसरे की हम बात करें तो वो है ब्राह्मी लिपि। अब बच्चों आप ये कहेंगे कि ये खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि क्या होती है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये इसका कौन सा हो गया, दायां पक्ष हो गया, ये इसका कौन सा पक्ष हो गया, बायां पक्ष हो गया। ठीक है, अब खरोष्टी लिपि क्या होती है, खरोष्टी लिपि यदि यहाँ मैंने दाएं से स्टार्ट करके यहाँ मैं बाएं तक गया ना, तो खरोष्टी लिपि वो होती है जिसमें अपन क्या करते हैं, दाएं से बाएं लिखते हैं, दाएं से बाएं लिखते हैं। समझ गए बच्चों, खरोष्टी लिपि क्या होती है कि जिसमें अक्षरों को जो है वो दाएं से बाएं लिखा जाता है। अब अपन बात करें ब्राह्मी लिपि क्या होती है, तो ब्राह्मी लिपि को आप देखिए ये यहाँ बायां पक्ष हो गया और ये यहाँ क्या हो गया, दायां पक्ष हो गया। ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि को किसे लिखेंगे, ये हो जाएगा बाएं से दाएं पक्ष की ओर, बाएं से दाएं पक्ष की ओर लिखते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपको अंतर समझ में आ गया होगा। और इन दोनों को जब सम्मिलित रूप से लिख दिया जाता है तो उस लिपि को अपन क्या कह देते हैं, ब्रुष्टोफेदन लिपि कह देते हैं। अब बच्चों आपसे ये पूछ लिया जाए कि इस लिपि के जो सर्वाधिक चित्र है वो किस चीज़ के मिले हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो सर्वाधिक चित्रण मिले हैं लिपि के रूप में, सर्वाधिक चित्रण लिपि के रूप में, तो वो मिले हैं बच्चों मछली के। ठीक है, लगभग बात करें तो 64 चिन्ह ऐसे मिले हैं। लगभग बात करें तो सॉरी बच्चों, 64 चिन्ह क्या है यहाँ मछली के मिले हैं। और जो है कितने अक्षर मिले हैं, तो यहाँ आप मान के चलिए 250 से लेकर 400 अक्षर क्या मिले हैं खुदाई के अंदर, ये साक्ष्य सामने आए हैं। और ये पूछ ले कि सर्वाधिक अक्षर जो है वो किसके मिले हैं, सर्वाधिक अक्षर जो है किसके मिले हैं, तो वो मिले हैं अपने यू आकार के। वैसे मेरा भी नाम उमेश है बच्चों, ये आप भूलना मत। तो यू आकार के यहाँ क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। ठीक है बच्चों, अब अपन बात करते हैं कि जैसे ये लिपि तो हमने देख ली, तो इस लिपि को किसी न किसी ने पढ़ने का प्रयास तो किया होगा। ये बात अलग है कोई पढ़ ना पाए, तो आपके क्वेश्चन एग्जाम में बच्चों ये भी आ सकता है कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि को है सबसे पहले पढ़ने का प्रयास किसने किया। तो मैं आपको बताता हूँ कि सिंधु सभ्यता की लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का
प्रयास। अपने एक महोदय थे वेल्डेन महोदय। कौन से महोदय थे? वेल्डेन महोदय। सर्वप्रथम प्रयास वेल्डेन महोदय ने किया था। अब देखिए बच्चों, ये तो हो गया विदेशी नागरिक। कौन सा नागरिक हो गया? ये विदेशी नागरिक। लेकिन अपन तो कहाँ रहते हैं बच्चों? अपने भारत में, अपने भारत देश में रहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाए कि सिंधु सभ्यता की लिपि को सर्वप्रथम वह भारतीय व्यक्ति जिसने पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन वो कौन था, ये आपके क्वेश्चन आ जाए तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि वो थे अपने नटराज महोदय। तो आप लिख लीजिए बच्चों, नोट्स बना लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है सभी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो सिंधु सभ्यता की लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास करने वाले भारतीय व्यक्ति, इनका नाम क्या था? नटराज। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। लेकिन हालांकि ये बात अलग है कि ये दोनों ही जो है वो पढ़ने में असफल रहे, यानी कि इनको पढ़ा ही नहीं गया, तो ये भी दोनों क्या है? पढ़ने में असफल रहे। तो बच्चों ये बात जो है आप अच्छे से याद रखना। अब बच्चों अपन बात करेंगे सिंधु के अतीत की। अपनी सिंधु घाटी सभ्यता की अतीत की बात करें, सिंधु का अतीत। सिंधु के अतीत की बात करें तो बच्चों आपको पता है सिंधु सभ्यता से पहले भी क्या है, हमारे पास कई सभ्यताओं का जो है विश्व में उल्लेख हुआ है। तो मैं आपको कुछ वो भी बता देता हूं कि अभी तक जो है 4 सभ्यताएं संसार में हुई है। मैं उनके आपको नाम बता देता हूं। पहली मैं आपसे बात करूं तो वो सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता। इस सभ्यता के बारे में अपन विस्तृत जानकारी नहीं लेंगे, अपन तो केवल सिंधु सभ्यता की बात करेंगे। लेकिन बच्चों एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है दजला व फरात नदी के किनारे। दजला व फरात नदी के किनारे। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी सभ्यता की अपन बात करें तो वो है मिस्र सभ्यता। ठीक है बच्चों, अब आप में से कोई मुझे ये बताएं कि मिस्र सभ्यता जो है वो किस नदी के किनारे है? बच्चों मैं आपको बताता हूँ, ये मिस्र सभ्यता जो है वो नील नदी के किनारे स्थित है। तीसरी में बात करूँ तो ये है अपनी सिंधु सभ्यता। ये तो बच्चों आपको पता ही है, नाम से स्पष्ट हो रहा है ये किस नदी के पास स्थित है, तो ये सिंधु नदी के पास स्थित है। और चौथी अपन बात करें वो है चीन की सभ्यता, यानी कि चीनी सभ्यता जिसकी अपन बात करें तो ये कौन सी नदी के किनारे है? ये है अपनी वांगहो नदी, या इसी नदी को अपन क्या बोल देते हैं? पीली नदी। अब बच्चों इस नदी को पीली नदी क्यों बोल देते हैं, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। मैं कल तक आपके आंसर का वेट करूंगा। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि वांगहो नदी को पीली नदी क्यों कहते हैं। अब बच्चों अपन आगे चलते हैं और पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के नामकरण की क्या करेंगे, अपन बात करेंगे। तो देखिए बच्चों, सिंधु सभ्यता का नामकरण, बच्चों साथ साथ में नोट्स बनाते चले, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ये। सिंधु सभ्यता का नामकरण। ठीक है बच्चों, तो देखिए सिंधु सभ्यता के लिए पहले तो हम कह देते हैं सिंधु सभ्यता, इसको एक नाम तो दिया गया है केवल और केवल सिंधु सभ्यता। देखिए बच्चों इसको एक नाम तो दिया गया है सिंधु सभ्यता। अब इसको सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया? इसको यह नाम दिया था जॉन मार्शल। यह नाम इसको जॉन मार्शल नामक एक महोदय थे, जॉन मार्शल ने नाम दिया। जॉन मार्शल ने नाम दिया। ठीक है बच्चों, अब ये जो जॉन मार्शल है ना, इसी को ही क्या है, इस सभ्यता का क्या कहते हैं अपन? निदेशक कहते हैं। तो बच्चों एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि सिंधु सभ्यता का जो निदेशक है वो किसको कहा जाता है, तो उसका आंसर होगा आपने जॉन मार्शल को कहा जाता है। दूसरी अपन बात करें तो दूसरा नाम इसका आता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता भी क्या है, अपन इसको बोल सकते हैं। अब पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता किसने कहा? बच्चों ये आपको याद रखना ही पड़ेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे टर्म्स भी होते हैं जो अपने को क्या है याद करने ही पड़ते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है, यह नाम इसको किसने दिया? यह नाम दिया था डॉक्टर रफीक मुगल ने। डॉक्टर रफीक मुगल ने यह नाम दिया बच्चों। ठीक है, डॉक्टर रफीक मुगल।
अब अपन बात करते हैं तीसरी, हड़प्पा सभ्यता भी अपन क्या बोलते हैं, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी अपन क्या कर देते हैं, कह देते हैं। जो क्या है इसका वर्तमान नाम है, यह है इसका वर्तमान और प्रचलित नाम भी क्या है इसका, हड़प्पा ही है, वर्तमान और प्रचलित नाम है। ठीक है, और ये क्यों रखा गया है, क्योंकि सिंधु सभ्यता का जो पहला उत्खनन किया गया था ना, वो हड़प्पा का ही किया गया था। हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन करने के कारण ही सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया। ठीक है बच्चों, तो ये 3 नामकरण हो गए किसके, अपनी सिंधु सभ्यता के। अब अपन बात करेंगे कि अपनी जो ये सिंधु सभ्यता का वो विस्तार जो है वो कहाँ कहाँ है। तो अब अपन बात करेंगे सिंधु सभ्यता का विस्तार। तो देखिए बच्चों, सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है वो 3 देशों में है। ठीक है, मैं यहाँ देशों के पहले नाम लिख रहा हूँ। और जो सिंधु सभ्यता का विस्तार है उसके साथ साथ मैं आज आपको ट्रिक के माध्यम से ये बताऊंगा कि सिंधु सभ्यता के जो कौन कौन से स्थल हैं किस किस देश में है, और ऐसी ट्रिक बताऊंगा बच्चों कि आप कभी नहीं भूलेंगे। बस दिन में 1-2 बार आपको क्या है उसका रिविजन करना है। तो सबसे पहले अपन देखिए वो 3 देश कौन से हैं। तो पहले अपन बात कर लें, अपने भारत को ही ले लें। एक तो भारत, एक हो गया अपने नापाक इरादों वाला पाक, और एक हो जाएगा तीसरा अफगान। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन देखते हैं कि अपनी सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ तक है। तो देखिए, मैं ये ले लेता हूँ उत्तर, उत्तर से आ गया दक्षिण। ठीक है बच्चों, और इधर मैं चलता हूँ, ये अपना हो गया पूर्व और ये अपना हो गया पश्चिम। तो बच्चों आपको ये पूछ ले कि सिंधु सभ्यता का जो है उत्तरतम स्थान कौन सा है, तो वो आ जाएगा अपने माढ़ा। ये माढ़ा स्थान कहाँ पड़ता है, अपने जम्मू कश्मीर में। और बच्चों जिला भी पूछ ले तो वो भी आप याद रख लेना। मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ा रहा हूँ बच्चों, बस आपको थोड़ा मेहनत और लगन करके इस नोट्स को क्या बनाना है और एक बार रिवीजन करना है। तो जिला मैं आपको बना दूँ, जिला है अखनूर। अखनूर जिला है किसका, जम्मू कश्मीर का। और बच्चों आपको पूछ ले कि किस नदी के किनारे हैं, तो बच्चों यहाँ लिख लें, नदी जो है वो है चिनाब नदी के किनारे। ठीक है, तो माढ़ा जो स्थान है वो किस नदी के किनारे है बच्चों, जो उत्तरतम स्थान है वो चिनाब नदी के किनारे हैं। अब अपन बात कर लें, पहले दक्षिण की बात कर लें। तो दक्षिण में बात करें तो वो है देमाबाद महाराष्ट्र। ठीक है, दक्षिणतम स्थान कौन सा है सिंधु सभ्यता का, वो है देमाबाद महाराष्ट्र। ठीक है, और पूछ ले बच्चों कि ये जो देमाबाद महाराष्ट्र है वो किस नदी के किनारे हैं, तो बच्चों उस नदी का नाम है परवरा नदी। तो बच्चों आप कहेंगे कि हमने तो इस नदी का नाम ही नहीं सुना है। तो बच्चों मैं आपको ये बता दूं, एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि परवरा नदी जो है वो किस नदी की सहायक नदी है, तो बच्चों ये है गोदावरी नदी की सहायक नदी। गोदावरी नदी की सहायक नदी। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन बात करते हैं पूर्व की। तो इसका जो पूर्वोत्तम विस्तार जो है अपनी सिंधु सभ्यता का वो है आलमगीरपुर यूपी। आलमगीरपुर यूपी। बच्चों जिले की बात करें तो यूपी का ये जिला है मेरठ। और यूपी कौन सा राज्य है अपना, वहाँ जहाँ के मुख्यमंत्री कौन है अपने, लक्ष्मण भाई। लक्ष्मण भाई कौन, योगी आदित्यनाथ जी अपने। ठीक है, और ये पूछ ले कि किस नदी के किनारे है ये आलमगीरपुर, तो उस नदी का नाम है अपने हिंडन नदी। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन बात करते हैं पश्चिम की। तो सबसे पश्चिमतम स्थान जो है सिंधु सभ्यता का वो है अपने सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर, और ये सूतकांगेडोर जो है ये अपने पड़ता है बलूचिस्तान में। ठीक है बच्चों, और ये भी पूछ ले कि ये सूतकांगेडोर जो है ये किस नदी के किनारे हैं, तो इस नदी का नाम है जिसको हम बोलते हैं दस्त या दस्क नदी। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको ये चारों स्थान जो है ये समझ में आ गए होंगे। अब बच्चों आपसे ये पूछ ले कि सिंधु सभ्यता का जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है, तो मैं आपको बता दूं कि सिंधु सभ्यता का ये जो पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है ये तो है 1600 किलोमीटर। ठीक है, और बच्चों ये जो मैं आपको ब्लू पेन से ये कर रहा हूँ, ये उत्तर से दक्षिण जो इसका विस्तार है ये है अपने 1400 किलोमीटर। तो ये तो बात हुई सिंधु सभ्यता के उत्तरतम, दक्षिणतम और पूर्वोत्तम और पश्चिमतम स्थान की। अब बच्चों अपन बात कर लेते हैं सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, तो अपन बात करते हैं सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल।
देखिए बच्चों, इस सिंधु सभ्यता के क्षेत्रफल में बच्चों मैं आपको दो डाटा लिखाने वाला हूँ। दो डाटा इसलिए कि एक तो वो जो क्या है कि अपने बुक में दे रखा है, और एक वो जो वर्तमान की स्थिति, क्योंकि अभी भी क्या है कि खुदाई का कार्य जो उत्खनन का कार्य जो है चल रहा है, तो कुछ स्थान जो है वो नए देखने को भी मिले हैं अपने यहाँ भारत में। ठीक है, तो उसके हिसाब से भी मैं आपको क्या है दो डाटा लिखाऊंगा। तो संपूर्ण क्षेत्र पर पहले तो इसका क्या था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ठीक है बच्चों, और आकृति की बात करें तो इसकी आकृति पहले कैसी थी, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। और वर्तमान स्थिति की बात करें, वर्तमान स्थिति, तो वर्तमान स्थिति की अपन बात करें ना, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 15 लाख वर्ग किलोमीटर माना जाता है। आप यदि नेट पे साइट खोल के देखेंगे तो इसका जो है लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर बनेगा। और आकृति देखेंगे तो इसकी आकृति आपको मिलेगी समचतुर्भुजाकार, समचतुर्भुजाकार। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अपन ने बात कर ली किसकी, सिंधु सभ्यता के क्षेत्रफल की। अब अपन आगे चलते हैं। अब देखना बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्रिक के माध्यम से सिंधु सभ्यता के स्थलों के नाम, और वो किस देश में है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये मान लीजिए कि आपका भारत है। देखिए बच्चों, मैं एक डायग्राम बनाने में तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको डायग्राम बना के समझाने की क्या है कोशिश करता हूँ। देखिए बच्चों, ये अपना भारत है, यहाँ अपने है नापाक इरादों वाला कौन, पाकिस्तान। ठीक है, और इसके ऊपर है अपना ये अफगानिस्तान। ठीक है बच्चों, तो अब अपन बात करेंगे उत्तर से लेकर दक्षिण तक, अपन बात करेंगे कि कौन कौन से स्थल है वो किस किस देश के अंदर जो है खोजे गए हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अपने अफगानिस्तान की। तो अपन यहाँ स्टार्टिंग करते हैं अफगान से। अब अपन लिख लेते हैं अपने अफगान में। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, अब मैं आपको कुछ ट्रिक बताने जा रहा हूँ। तो उस ट्रिक के लिए आपको अपने मासोजी, जिसको अपन मूसोजी भी कह सकते हैं, उनको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने मूसोजी क्या थे, वो घूमने के लिए कहाँ चले गए, अपने इस अफगानिस्तान में चले गए। ठीक है, तो आप पहली लाइन लिखिए, मूसोजी अफगान गए। ठीक है, मूसोजी कहाँ गए, अफगान गए। अब इस मुंह से आपको क्या याद रखना है, मुंडी कॉक, मुंडी गॉक। ठीक है, और सो से आपको याद रखना है सोर्तगुई, सोर्तगुई। ठीक है, अब ये जो सोर्तगुई है ना बच्चों, ये इस सिंधु सभ्यता का क्या है, उत्तरतम बिंदु है, उत्तरतम बिंदु है। ठीक है, वो तो अपन ने उत्तरतम बिंदु की बात करी, मार्डा कहाँ थी, जम्मू कश्मीर के अंदर। अब अपन यहाँ बात करते हैं इसके एकदम उत्तरतम बिंदु की ओर, यानी कि ऊपर की ओर चले तो ये अफगानिस्तान में पड़ता है अपने सोर्तगुई। तो ये क्या हो गया, सिंधु सभ्यता का उत्तरतम बिंदु। अब देखिए, आपने अपने मूसोजी को कहाँ पहुँचा दिया, अफगान पहुँचा दिया। तो मूसोजी वहाँ गए, लेकिन वहाँ जाके इनको क्या मन नहीं लगा, मन नहीं लगा। तो रात तो ये वहाँ काटने के लिए मान गए, लेकिन वो ये क्या बोले कि मेरा जो सुबह का कुल्ला होगा ना, वो कहाँ होगा, डाबर से होगा। तो अपन बात करते हैं बलूचिस्तान की। नीचे अपन चलेंगे बलूचिस्तान में। तो अपने मूसोजी ने क्या कहा कि मेरा सुबह का कुल्ला डाबर से, किससे, डाबर से। देखिएगा फ्रेंड्स, अच्छे से समझिएगा। अपने मूसोजी कहाँ गए, अफगान, वहाँ पे उनका मन नहीं लगा। तो इन्होंने बोला कि मेरा जो सुबह का कुल्ला होगा ना, वो मैं डाबर दंत मंजन से करूँगा, और करूँगा भी कहाँ, बलूचिस्तान से। ठीक है, तो आप यहाँ याद रखिए मेहर से, मे से मेहरगढ़ बच्चों। ठीक है, और रा से आप याद रखिए बच्चों राना गुड्डई। ठीक है, और सू से आप याद रखिए सूतकांगे डोर, सूतकांगे डोर, जो सबसे क्या है पश्चिमतम स्थान है किसका, अपनी सिंधु सभ्यता का। और का से अपन याद रखेंगे क्वेटा घाटी। ठीक है, और कुल्ला से आपको याद रखना है कुल्ला स्थल, कुल्ला स्थल। और डाबर से आप याद रखेंगे यहाँ डाबर कोट। ठीक है, तो ये जो स्थल है ना आपके फ्रेंड्स, ये आपके जो स्थल है, ये सभी कहाँ पाए जाते हैं, अपने बलूचिस्तान के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब जो है बलूचिस्तान में क्या कर लिया इन्होंने, कुल्ला कर लिया। किसने, अपने मासूजी ने क्या कर लिया, कुल्ला कर लिया। अब इन्होंने क्या बोला, अब ये चले गए आगे की तरफ, कहाँ, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में भी कहाँ, सिंध प्रांत जो था ना पाक का, वहाँ से ये रवाना हुए घूमने के लिए और सिंध पहुँचे। ठीक है, सिंध जैसे ही पहुँचे तो यहाँ इनको एक आदमी मिला। उस आदमी का नाम क्या था, अली मोहन। ठीक है,
ठीक है फ्रेंड्स, क्या नाम था? अली मोहन। तो इसने अली मोहन को क्या कहा कि अली मोहन आ, और कोट पहनकर चंद हुदड़ो जा, चंद हुदड़ो जा। ठीक है, आपके मासो जी जो है वो कूला डाबर से करने के बाद में सिंध पाकिस्तान पहुंचे और वहां अली मोहन को बोला कि अली मोहन आ और कोट पहनकर कहाँ जा? चंद हुजड़ो जा। ठीक है, तो यहाँ अली से अपन याद रखेंगे अली मुराद। ठीक है, और मोहन से आपको पता ही है मोहन जोदड़ो, मोहन जोदड़ो। ठीक है, आज से आप याद रखेंगे आमरी बच्चों। ये सिंधु सभ्यता के स्थल है, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आमरी जो स्थल है सिंधु सभ्यता का वो कौन से देश में स्थित है या किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये हो जाएगा सिंध पाक में। ठीक है, कोट से आप बात करेंगे तो कोट दीजी। ठीक है, और अपन बात करेंगे चन्हूदड़ो से, अपन बात कर ही रहे हैं चन्हूदड़ो। ठीक है बच्चों, अब अली मोहन क्या है, इसको चन्हूदड़ो भेज दिया। अब देखिए चन्हूदड़ो भेज दिया तो ये चन्हूदड़ो चला गया। अब आगे जाके अपने मासो जी कहाँ जा रहे हैं? पंजाब के पाक में, यानी कि अपना पंजाब का वह क्षेत्र जो कहाँ है? पाकिस्तान में क्या है? स्थित है। तो इसको चंद हुजड़ो भेज दिया ना, इसको चंद हुजड़ो अली मोहन को जैसे ही भेजा तो वहां कौन मिला इसको? रहमान मिला। कहाँ? यहाँ पंजाब पाकिस्तान में कौन मिला अली मोहन को? रहमान मिला। तो इस रहमान को क्या किया? जलील किया। इस अली मोहन ने क्या किया? जलील। तो रहमान को जलील करा तो हड़प्पा इस्माइल करी। बच्चों देखना, बच्चों ध्यानपूर्वक देखना, हड़प्पा इस्माइल करी। ठीक है, ये जो अली मोहन है ये पंजाब पाक में आकर पाकिस्तान के एक लड़के रहमान को क्या करता है? जलील करता है। और जलील कर रहा है तो हड़प्पा क्या कर रही है? इस्माइल कर रही है। तो अपन याद रखेंगे रहमान से रहमान ढेरी। ठीक है, और जलील से अपन याद रखेंगे यहाँ जलीलपुर। ठीक है बच्चों, और हड़प्पा से आपको पता है हड़प्पा सभ्यता हो ही जाएगी। हड़प्पा एक स्थल जो है जो सर्वप्रथम खोजा गया। और इस्माइल से अपन बात करें तो ये हो जाएगी डेरा इस्माइल। तो ये जो क्षेत्र है ये पाकिस्तान का जो पाकिस्तान के जो अधिकार में जो पंजाब है प्रांत जो है वहाँ पे ये पड़ते हैं। अब अपन पाकिस्तान से चल के अपने जो पंजाब का, अपने भारत का जो पंजाब क्षेत्र है वहाँ पर आ जाते हैं। पंजाब भारत, देखिए अपना भारत देश, ठीक है, अपना भारत देश आपस में भाईचारे के रूप में रहने वाला। जैसे इसने जलील किया तो क्या हुआ? अपने पंजाब के जो सिख भाई बहन हैं उनको क्या आया? रोष आया। तो इसने क्या बोला? पंजाब के भाई को क्या आया? रोष आया। चक दे फड्डे बाड़े में, चक दे फट्टे बाड़े में। ठीक है बच्चों, अपने पंजाब के भाइयों को क्या आया? रोष आया। और उन्होंने क्या बोला कि रोष आया, अब इसको चक दे फड्डे कहाँ पे? बाड़े में। तो रोष से अपन याद क्या रखेंगे? रोपड़। ठीक है बच्चों, और सह से अपन क्या याद रखेंगे? संघोल। ठीक है, और चक से अपन याद रखेंगे चक 86। ये भी क्या है? एक स्थल है जो अपने पंजाब भारत में मिला है। और बाड़े से अपन याद रखेंगे बाड़ा। ठीक है बच्चों, ये हो गया अपने पंजाब भारत में। अब अपन बात करेंगे हरियाणा की बच्चों। ठीक है, पंजाब से नीचे चलेंगे तो अपन क्या आएगा? हरियाणा। हरियाणा भी कहाँ? अपने भारत देश में। अब देखिए बच्चों, हरियाणा में किसका राज? हरियाणा में राज है बच्चों जाटों का। तो जाटों का एक छोरा था कुणाल, उस कुणाल ने क्या किया? मीठी राब बनाई। कुणाल ने राब, समझ गए बच्चों? मीठी राबड़ी या राब बनाई, मीठी राब बनाई। ठीक है, और राबड़ी पीते ही उसने क्या किया? डकार ली भर। समझना बच्चों, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, कुणाल से अपन याद रखेंगे, कुणाल एक क्षेत्र है जो हरियाणा से मिला। ठीक है, मिट्टी से अपन याद रखेंगे मित्ताथल, ये भी क्या एक क्षेत्र है जो हरियाणा से मिला है। राव से अपन याद रखेंगे राखी गड्डी। राव से अपन क्या याद रखेंगे? राखी गड्डी। और बै से अपन याद रखेंगे बनावली। और भर से अपन याद रखेंगे बर्राना। ठीक है बच्चों, आप इस ट्रिक को 2-3 बार जैसे ही पढ़ेंगे आपको ये जो सारे हैं एकदम क्रमशः याद हो जाएंगे और आप कभी भी इसको भूल भी नहीं पाएंगे। अब हरियाणा के बाद में अपन बात करते हैं 7 नंबर पे अपन आ जाते हैं। हरियाणा के बाद में आते हैं अपन अपने राजस्थान पे। ठीक है बच्चों, अब देखिए राजस्थान में तो क्या है? खारा ही खारा पानी मिलता है सब जगह। कुछ ऐसे स्थान है जहाँ मीठे पानी की भी क्या मिल जाती है अपने को? झील मिल जाती है। तो अब जैसे आपने कि वहाँ की अजमेर और नागौर की बात करें तो कुबड़ पट्टी पाई जाती है, आप सबको पता है दोस्तों। तो वहाँ के लोग, कुबड़ का मतलब क्या है? लोग बांके हो जाते हैं। तो अपन याद रखेंगे राजस्थान के क्या है? लोग बांके हैं। समझ रहे हैं फ्रेंड्स? राजस्थान के क्या है? लोग ही बांके हैं। बा से अपन क्या याद रखेंगे? बालाथल। ठीक है, और के से अपन याद रख लेंगे
कालीबंगा। ठीक है फ्रेंड, तो सिंधु सभ्यता के कौन से क्षेत्र जो राजस्थान में है वो बालाथल और कालीबंगा है। अब अपन राजस्थान के बाद में बात करेंगे अपने उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश वाले भी क्या है, बड़े अजीब बंदे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश वाले भी क्या हैं, बड़े अजीब बंदे हैं। हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ते रहते हैं और जो परेशानी है वो घर वालों को उठानी पड़ती है। ठीक है, बीवी नाराज होकर चली जाती है मायके, तो मनाना किसने पड़ता है, घर वालों को। ससुराल वाले आते हैं, ठीक है, और बहू को मनाने जाते हैं तो ये बोलते हैं आ बहू घर चल, आ बहू घर चल। ठीक है फ्रेंड, तो अपन याद रखेंगे यहाँ आ से अपन याद रखेंगे आलमगीरपुर, जो सबसे क्या है पूर्वोत्तम स्थान है, अपन ने बात की थी यहाँ फ्रेंड्स। और बै से अपन याद रखेंगे बड़ा गांव। ठीक है फ्रेंड्स, और हु से अपन याद रखेंगे हुल्लास। ठीक है, ये जो 3 स्थल अपने कहाँ मिले हैं, उत्तर प्रदेश से। अब अपन लास्ट में बात करेंगे अपने गुजरात की। सर्वाधिक जो स्थान है सिंधु सभ्यता के वो अपने कहाँ मिले हैं, गुजरात में ही मिले हैं फ्रेंड्स। तो गुजरात के लिए मैं आपको ट्रिक, बहुत ही शानदार ट्रिक, देश भक्ति से अपने को क्या करने वाली जो है दर्शाने वाली, अपनी देशभक्ति दर्शाने वाली ट्रिक में क्या है आपके सामने लेने जा रहा हूं। तो देखिए बच्चों, लो धोला रंग रो देशभक्त सु प्रभाव गुजरात में देखो। कहाँ देखो बच्चों, गुजरात में देखो। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी अपनी गुजरात के लिए ट्रिक। तो लो से अपन याद रखेंगे लोथल, धो से अपन याद रखेंगे धोलावीरा, रंग से अपन याद रखेंगे रंगपुर, रो से अपन याद रखेंगे रोजदी। ठीक है, देश से अपन याद रखेंगे क्या, देसलपुर। ठीक है फ्रेंड्स, और भगत से अपन याद रखेंगे भगत राव। ठीक है, सू से अपन याद रखेंगे बच्चों सुरकोटड़ा। ठीक है, और प्रभाव से अपन याद रखेंगे प्रभाष पतन। ठीक है बच्चों, तो अब आप देख रहे हैं कि जो सर्वाधिक स्थल जो है सिंधु सभ्यता के वो किस स्थान से मिले हैं, तो वो अपने को मिले हैं गुजरात से। ठीक है, तो एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन आ जाए कि सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ से मिले हैं, तो बच्चों आंसर आपके सामने है, तो आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात। ठीक है बच्चों, ये भी आप याद रखना। और लास्ट अपने 10 जो है वो अपना दक्षिणतम कहाँ है, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में कौन सा था, देमाबाद। ये अपने क्या था, एकदम दक्षिणतम स्थान था सिंधु सभ्यता के। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करना चाहूँगा बच्चों, आप काफ़ी बोरिंग हो जाएंगे। तो मैं अब आपको केवल ही सिंधु सभ्यता का जो है काल बता के आज की क्लास यहीं समाप्त करना चाहूँगा। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि सिंधु सभ्यता के काल को भी लेकर क्या है, विभिन्न विद्वानों में क्या है, मत थे। तो सबसे पहले अपन अब बात करेंगे सिंधु सभ्यता का काल। ठीक है फ्रेंड्स, अब सिंधु सभ्यता में जिसको, अब फ्रेंड्स आप बताइए कि सिंधु सभ्यता का जो निदेशक महोदय है वो किसे कहा जाता है, मार्शल को कहा जाता है। तो मार्शल ने क्या दिया, अपनी एक राय दी, और इसने जो सिंधु सभ्यता का जो समय बताया था, इसने कहा था कि 3200 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक। अब बच्चों आप ये कहेंगे कि ये उल्टा कैसे चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूं कि ईसा मसीह के जन्म से लेके, ये मान लीजिए कि यहाँ मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, एक बात समझिएगा। ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था ना, ईसा मसीह, मान लीजिए कि यहाँ इस जगह पर ईसा मसीह का क्या हुआ, जन्म हुआ। तो अब ईसा मसीह के जन्म से इस तरफ दाईं ओर चलेंगे ना, तो यहाँ तो अपन लिखेंगे ईसवी, और यदि इसी ईसा मसीह के जन्म के ठीक पीछे की ओर चलेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, ईसा पूर्व। यानी कि ईसा मसीह के जन्म के जो पूर्व की घटनाएं हो रही है ना, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, ईसा पूर्व। तो बच्चों अब आपको समझ में आ गया होगा कि अपन इसको उल्टा क्यों लिख रहे हैं। अब एक दूसरी अपन बात करें तो एक अपनी होती है कार्बन डेटिंग पद्धति, जिसको अपन बोलते हैं C14 पद्धति। अभी C14 पद्धति के बारे में बच्चों आपको पता ही होगा कि पेड़ पौधे या जीवाश्म में जो है वो कार्बन की मात्रा के आधार पर क्या किया जाता है, इनका काल निर्धारण किया जाता है। तो कार्बन पद्धति के अनुसार जो है सिंधु सभ्यता का काल बताया गया वो था 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक क्या बताया गया था, सिंधु सभ्यता का काल बताया गया था। और इसी कार्बन पद्धति का जो समर्थन किया था वो किया था रोमिला थापड़,
रोमिला थापड़ और डीपी अग्रवाल ने, ठीक है। डीपी अग्रवाल ने क्या किया था, इसका समर्थन किया था कि जो सिंधु सभ्यता का काल जो है वो 2350 ईसा पूर्व से कहाँ माना जाता है, 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। लेकिन बच्चों आपकी NCERT की जो बुक्स है ना, उसमें जो है सिंधु सभ्यता का काल जो है वो 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व बताया, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व बताया गया है। तो बच्चों आपको केवल यही याद रखना है कि सिंधु सभ्यता का कालक्रम एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो वो है 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व है, क्योंकि ये आपकी NCERT किताब में दिया हुआ है और गवर्नमेंट जो है अपनी वो NCERT किताब को ही मान्य करती है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। कल अपन एक एक सिंधु सभ्यता के स्थल की बात करेंगे और सबसे पहले अपन हड़प्पा स्थल की बात करेंगे और वहाँ से उत्खनन में क्या क्या सामग्री हमें मिली है उसकी बात करेंगे, उसकी खोज किसने की, किस प्रकार सिंधु सभ्यता के स्थल जो है हमें खोज में मिले, उसकी बात अपन कल करेंगे। ठीक के लिए, और जल्द ही मैं अपना एक चैनल बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम होगा किट्टू एजुकेशन ग्रुप। तो फ्रेंड्स आपसे मेरी विनती यही है कि आप इसे जल्द से जल्द शेयर करें और लाइक करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।